अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शफ़ीउल्लाह। मैं हूँ आपका दोस्त, मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद दुरानी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हम हर पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और हर एक नए गेस्ट के साथ जो है तो एक उनकी अचीवमेंट, उनकी स्ट्रगल के बारे में गुफ्तगू करते हैं और उनकी जितनी भी सर्विसेज़ होती हैं कोहार्ट के लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो आज के जो हमारे पास गेस्ट हैं उसको हम इस तरह इंट्रोड्यूस करवाएँ कि अगर उन्होंने बहुत से ममालिक में भी टाइम गुज़ारा है, लेकिन उनकी अपनी जो मुल्क की मोहब्बत थी और अपने शहर की जो सकाफ़त थी वो अपने दिल में बसाए रखा और शहर की और मुल्क की मोहब्बत के साथ उन्होंने कभी बेवफ़ाई नहीं की। तो मैं ये बात बिल्कुल एप्रिशिएट करना चाहूँगा इनकी बातों के साथ कि अगर मुल्क में या मुल्क के बाहर जहाँ भी रहें, अपने मुल्क की और अपने वतन की मोहब्बत अपने दिल में बसाए रखें, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अपने आप में ही। तो आज के गेस्ट के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट माजिद फ़लूक बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू वेरी मच दुरानी साहब। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं थैंक कि यू सो मच आपने सर। हमें जवानों के प्रोग्राम में बुला के वो जवानों की फीलिंग्स दी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक और सुनाइए सर, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है आजकल? यू। अल्हम्दुलिल्लाह, बस वकालत चल रही है, सोशल वर्क चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो सर जैसे कि हमारे नाज़रीन को भी पता है और मैं आपको भी बता दूँ, यहाँ पर हम सिर्फ़ गपशप करते हैं। हम कोई फ़ॉर्मल वो हमारा नहीं है कि कहीं पर कुछ बात करनी है, कुछ नहीं करनी। हम सिर्फ़ गपशप लगाते हैं यहाँ पे। नाज़रीन को आप माशाल्लाह कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम दिल की बात कर सकें, ऐसी ही बात है, यानी जवानों के चेहरे साथ पे, दिल की बात हाँ, होती है। चेहरे पे चेहरा ना लगा के। ऐसी ही है। तो नाज़रीन मैं अपने सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ इस अल्लाह के नाम के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हमारा एक तवस्सुत जो है, एक राब्ता जो है वो एक पुल बंधा रहे हमारे आपके साथ और सर की पर्सनैलिटी आपके साथ एक ऐसी रुझान बनता रहे, आपकी फ्रेंडली वे में आपके सामने मैं प्रेज़ेंट कर सकूँ, मेरी यही कोशिश है बेसिकली। तो सर सबसे पहले हम आपकी जो है तो ख़ानदान का पस मंज़र, एजुकेशन और सर आपकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि सर आपने जो इतना टाइम गुज़ारा है और एक नाम बनाया कोहाट में, तो नाज़रीन के लिए सर आप खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ, अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करेंगे? नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। सैयद माजिद फ़लूक बुखारी नाम है मेरा, और कोहाट की एक अहम जगह जिसको जन्नत खेल कहते हैं, उससे मेरा ताल्लुक़ है। जन्नत खेल के अंदर एक कौम सैयद पीर खेल से मेरा ताल्लुक़ है, सही। और मैंने LLM किया हुआ है, अच्छा। और आजकल वकालत कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी और हाई कोर्ट्स में भी। अच्छा। हाँ, और इससे पहले मैं टीचिंग किया करता था, अच्छा। सोशल वर्क करता हूँ। सही, सही, सही। तो सर आपकी एजुकेशन के बाद जब आपने एजुकेशन बेसिकली कोहाट से ही की है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सर एलएलएम जो आपने की है वो भी कोहाट से ही की है? नहीं, LLM मैंने पेशावर से किया, पेशावर पेशावर यूनिवर्सिटी से। से। तो मतलब सर एजुकेशन के बाद डायरेक्ट आपने वकालत ज्वाइन की है? एजुकेशन के बाद नहीं, मैं साथ साथ में एजुकेशन भी करता रहा, मजदूरी भी करता रहा, और उसी मज़ मजदूरी के पैसों से फिर मैं एजुकेशन हासिल करता रहा। अच्छा, अपनी मेहनत आपके तहत। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सही, सही। तो सर इसके साथ आप मुझसे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो एजुकेशन आपने मुकम्मल की, उसके बाद सर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। पता नहीं आपने ज़िंदगी में क्या कुछ किया है सर, आज हमारी ऑडियंस को भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा। सर मैंने सुना है कि आपने टीचिंग भी की है। जी आप बिल्कुल। शोबे और तालीम से भी जी ताल्लुक़ जी है आपका सर, तो बिल्कुल। ये कैसा आपका ताल्लुक़ है सर वहाँ पर? असल में ऐसा है कि जब हमने मैट्रिक करा तो वो बड़ा अजीब सी हमारी कहानी थी कि जिस स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, उस स्कूल में, उस हॉल में इतनी कोई वो कहते हैं ना, बदमाश किस्म के एलिमेंट्स आए जी। कि उन्होंने मैं इतनी नकल उन लोग इस्तेमाल करी कि पूरे हॉल के ऊपर, तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर, पेशावर बोर्ड था उस ज़माने में, UFM केसेस आए, अच्छा। उसमें हम भी आए। अच्छा। उसके बाद से हमारी पूरी एजुकेशन प्राइवेट रही। सही, सही, सही। हमने इंटरमीडिएट किया, प्राइवेट किया, फिर हमने ग्रेजुएशन प्राइवेट की, फिर मास्टर्स किया, फिर उसके बाद LLB करा, फिर उसके बाद LLM करा सब। तो ये तमाम करते करते हमने मजदूरी करते करते ये सब तालीम करी, तो वो मजदूरी में हमारी टीचिंग भी शामिल थी। अच्छा, तो आप टीचिंग को मज़दूरी के साथ तशबीह दे रहे हैं। मजदूरी उस ज़माने में, चूँकि जब पहले हमने टीचिंग शुरू करी तो 1200 रुपये मेरी तनख्वाह थी। अच्छा। हाँ, तो सही, वो पहली जब तनख्वाह मिली थी उसका बहुत मज़ा आया था। सही। और उस तो पहली तनख्वाह का आपने क्या किया हाँ था सर? बिल्कुल, उस पहली तनख्वाह का हमने किराया लगाया था। अच्छा। जहाँ पे हम टीचिंग करते थे तो जी, जी। वहाँ आने जाने का किराया लगा हमारा। सही, सही। मतलब सर्वाइवल उस हाँ बिल्कुल, और बहुत खुशी हुई।
अच्छा, लेकिन अभी पछतावा है कि मैंने जो करनी थी वो ऐसी नहीं की जो कर सकते थे हम। मतलब आपकी अपनी सलाहियतों के बाद भी हाँ पता चला कि मैं ये भी कर सकता था अच्छी हाँ, तरीके से। बड़ी हर इंसान हर कुछ कर सकता है, तो सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने इरादा क्या किया। सही, जब आप इरादा करते हैं तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि किस चीज़ का इरादा आपने किया और क्या करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं जो भी हो। सही। तो सर आपके बारे में मैंने ये भी सुना है कि सर आप अफ़गानिस्तान में भी अपना टाइम गुज़ारा है जी बिल्कुल। और सर आपने वकालत भी पाकिस्तान में की हुई जी है। जी आपने बिल्कुल। सर टीचिंग भी की हुई है। हाँ हमने यानी मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे हैं। अच्छा, हमने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है पाकिस्तान से बाहर, किस और ये उसमें सर? यानी मुख्तलिफ जगहों पे मैं आपको कहूँगा, यानी जहाँ अफ़गानिस्तान में हम थे तो वहाँ पे एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी थी, हमारे पास कुछ आए, को वर्ल्ड बैंक के लोग थे, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, यूके, यानी इसमें जो इंग्लैंड है, ये स्कॉटलैंड, आयरिश, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हमने की, अच्छा, मैंने की। माशाल्लाह। और उस सेशन के बाद सब स्टूडेंट्स के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो थी वो जी, जी, फोकस रही। तो सही, ये और फिर 8 9 साल 10 साल बाहर मुल्क रहकर वहाँ पे खिदमत करना, वो पाकिस्तान की सफारत ही है अच्छा। सर कि अब तक लोग अल्हम्दुलिल्लाह याद रखते हैं। सर आपका नाम तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन सर मैं आपके बारे में सवालात का बहुत लंबा सिलसिला मेरे साथ सर आज रहेगा आपके साथ मेरा सर। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मैंने सुना है अफ़गानिस्तान में सर आपने अफ़गानिस्तान में आपका सर आपने सफ़ारत का वो की है, क्या नहीं, की है सर? अफ़गानिस्तान में हम मुदर्रिस थे, अच्छा, मुअल्लिम थे, मालूम यानी थे। वहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी में एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर काम करा। माशाल्लाह। जी। और फिर वहाँ पे एक 17 18 महीने यानी 2 साल ऑलमोस्ट अच्छा, एज ए वाइस चांसलर भी काम किए, सही। और अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं हम अपने काम से। सर इस वक्त जो है तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का आपस में जो रवैया है, हम्म, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो पहले जो हम्म, टाइम था वो कुछ और था और अब का हम्म। जो टाइम है वो कुछ और है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा रवैया है? गलत फहमी की बुनियाद पर चल रहा है सब, जैसे कि यानी हकायक को हम नज़रअंदाज करके चल रहे हैं। पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जी, इसमें हमारी बड़ी चीज़ें मुश्तरक हैं, अच्छा, यानी हमारे कबाइल और अक़वाम तक मुश्तरक हैं, हमारी मज़ाहिब तक, हमारी जो तारीख़ है वो तक मुश्तरक है। लेकिन जो पाकिस्तान से पहले की जो पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, यानी जो ब्रिटिश इंडिया की पॉलिसी थी, जी बिल्कुल, वो पॉलिसी अब तक हमने एडॉप्ट कर रखी है। सही, वो हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि यहाँ पे कैपिटलिज्म और वहाँ पे उनकी जो कम्युनिज्म का जो इफेक्ट था, उनको सही, बचाने के लिए, एक दूसरे को उससे मुतासर होने से बचने के लिए तो एक बफर जोन किया, और यहाँ पे जो पॉलिसी बनी वहाँ पे नहीं। उस पॉलिसी में किसी किस्म की, मैं समझता हूँ, तब्दीली ना आई, सही, जिसकी वजह से अब की जो रिलेशनशिप है बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो जो है तो अब तक गलत फहमी की बुनियाद पर चल रही है। हालांकि मैं समझता हूँ दोनों मुल्कों की जो गवर्नमेंट्स हैं उनका ये हक बनता है कि वो आवाम को हक़ाइक़ समझाएं, और जो जिन चीज़ों से हमारी तारीख या हमारी दोनों ममलिकतें जी गुजर रही बिल्कुल, हैं जिस टफ टाइम से, जी, उससे महफूज रखे, हम मुस्तकबिल पे काम करें, प्रोग्रेस करें। सही। तो सर इसके साथ मैं अपने बारे में पूछना चाहूँगा सर, आप यूथ के साथ जो है तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, मैंने आपको अक्सर अपने कोहॉर्ट में भी देखा है और वीडियोस में भी आपको मैं देखता आ रहा हूँ। सर यूथ के साथ आपका कनेक्शन कैसे बना हुआ है, इतना स्ट्रांग बॉन्ड आपका यूथ के साथ कैसे सर अब तक मेंटेन है? असल में यूथ से मुझे बहुत उम्मीद है। अच्छा, हाँ, ये उम्मीद की एक किरण है जिसको मैं समझा सकता हूँ और जिनको मैं समझ सकता हूँ। सही, और जो सीनियर लोग हैं हमारे, उन्होंने अपना मिजाज बनाया हुआ है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ सकती। उन्होंने अपना एक स्टेटस को डेवलप किया हुआ है, जैसे थे की बुनियाद पे कर रहे हैं। सही, लेकिन ये जो यंगस्टर्स हैं, ये प्रोग्रेसिव हैं। इनमें सबसे जो अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि ये चैलेंज कर सकते हैं, सही, ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और उनमें ये क्वालिटी है
क्रिटिसिज्म और चैलेंज का, प्रोटेस्ट करने की जो एलिमेंट है, ये डेवलपमेंट की निशानी है। तो लेकिन इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि ना सिर्फ मैं यूथ के साथ रहूँ बल्कि यूथ रहूँ मैं खुद भी, ताकि मैं एनर्जेटिक रहूँ, ले- पोटेंशियल रहूँ। आपकी बात तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन सर यूथ के साथ मैं रिलेट करना चाहूँगा एक और सवाल अपना कि सर मैंने सुना है कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग कहते हैं। पहले तो मैं सर आप मुझे ये बताएं कि आप किस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ मैं अपना सवाल ये कनेक्ट करना चाहूँगा कि बहुत सी सियासी पार्टी के जो रहनुमा होते हैं, जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि यूथ को एक सियासी पार्टी ने यूथ को ख़राब कर दिया है, मतलब बेबाक कर दिया है। जो एक एज गैप होता है उसका, वो जो एक झिझक होती है वो ख़त्म हो गई है। तो सर इस पॉइंट ऑफ व्यू को, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस बात के बारे में क्या कहते हैं सर? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, तबलीगी लोग कहते थे कि ये जो यंगस्टर्स हैं ये हैं हथियार। है? अच्छा, इसको जिसने उठाया उसको इस्तेमाल किया, उसने इस्तेमाल किया अपने मकसद के लिए, उनको अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये कोई भी, मैं समझता हूँ आप कोई भी इदारा समझें, कोई भी ग्रुप समझें, उनको यूथ की ज़रूरत होती है अपने मकसद को हासिल करने के लिए। सही। और वो सब यूथ को अपना मकसद उनके जामा में, उनकी उस जो वो हैं, जो तकाजे हैं, उसमें फैसिनेट और फैंटेसाइज करके दिखाते हैं ताकि उसको पकड़ सकें। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने यूथ को इस्तेमाल किया अपने मकसद के लिए तो गलत करा, उनकी गलती नहीं, यूथ की गलती है फिर, कि यूथ समझें कि ये मुझे किस मकसद के लिए। देखिए, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है, आपकी ज़िंदगी का भी कोई मकसद है, और ये है मकासद की जंग। बिल्कुल सर। लेकिन अगर आपका मकसद और मेरा मकसद एक ही हो, सही। ठीक है, फिर तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, आप समझें कि अगर किसी पार्टी में अगर हम लोगों का मकसद एक ही है तो फिर आप सही जा रहे हैं, उसमें आपको मुश्किलात भी उठानी पड़ती हैं। सर आपका मतलब आप किस सियासी पार्टी को सर सपोर्ट करते हैं? मैं असल में मैं पार्टी से बड़ा मुतासिर था, लीडर से मैं बहुत मुतासिर हूँ। बड़े अच्छे काम किए हैं कायद आज़म साहब ने किए हैं। उसके बाद दूसरे ममालिक की पार्टीज़ हैं पॉलिटिकल, उनसे भी मुतासिर हूँ, अपने मुल्क में भी मुतासिर हूँ। मैं नवाज शरीफ साहब से भी मुतासिर हूँ, बेनज़ीर साहब से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से, इमरान खान साहब से मुतासिर हूँ। लेकिन इस मैकेनिज़्म में जो पॉलिटिकल इस मुल्क में चल रहा है उसमें एडजस्टमेंट के लिए कुछ करना है। सही। और आपके लिए एक बड़ी अच्छी टीम चाहिए होती है। जो हर जगह मैं देखता हूँ तो उसमें जो मफाद परस्त टोला होता है वो कभी भी किसी नई चीज़ को आगे आने नहीं देते। सही। अगर आप कोई अच्छी बात करते हैं तो वो आपकी इज्जत एहतराम करेंगे, लेकिन वो आपकी बात को कम्युनिकेट होने से रोकेंगे। ये बात बिल्कुल सही है सर। कि अगर आपकी बात अगर उनके प्लेटफॉर्म से भी आपकी बात जाएगी तो उनको तकलीफ हो सकती है। मफादात की जंग में कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी पार्टी का सहारा लेकर, या अगर मुझ में कोई ऐसी बात है कि मैं कुछ कर सकूं तो मुझसे कोई फ़ायदा ले, तो मैं हर पार्टी में, लेकिन मुझे किसी ने घास नहीं डाली। सही। मुझे नहीं पता क्यों नहीं डाली मुझे, हालांकि मैं तो समझता था कि मैं बड़ा वो क्या कहते हैं, अफलातून हूँ, मैं बड़ा वो हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप एडजस्टेबल नहीं है, आप अनफिट हैं, मिसफिट हैं यहाँ पे हमारी पार्टी में। तो मजबूरन फिर मुझे अपनी एक पार्टी बनानी पड़ी। उसका नाम हमने पाकिस्तान जस्टिस लीग रखा। चूँकि मैं खुद भी नाइंसाफ़ी का मुतासिर था, खुसूसन वकला के हाथों। अच्छा। तो मैंने वकालत ज्वाइन की। मैं बहुत मुतासिर था नालायक टीचरों की परफॉर्मेंस से। मैंने टीचिंग जारी करी, शुरू की कि मैं ऐसी टीचिंग करूँगा। कुछ टीचर्स मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बनाई, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें ज़ाया किया, मेरे उस टैलेंट को ज़ाया किया, यानी हमें नहीं पहचाना, या उनकी मजबूरियाँ थी या उनमें अहलियत नहीं थी। इस तरह बड़े वकील ऐसे थे जिन्होंने हमें बहुत तकलीफ़ दी। तो मैंने वकालत शुरू करी, और अब मैं वकालत में ऐसे कर रहा हूँ कि जो अच्छे वकील हैं या जो वकील हैं हमारे, और खुसूसन जो यंगस्टर्स जो हैं, उनको मैं समझाता हूँ किस तरीके से हम काम करेंगे, ताकि वो जो वकील का जो काला कोट और काले कपड़ों का जो वो चल रहा है, ताकि उसको हम ज़रा चेंज करें और कोई डेवलपमेंट करें। तो इंशाल्लाह अब हमने
वकालत में भी अमली सियासत में हिस्सा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मुखालफत चल रही है मेरे ख़िलाफ़, बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है। जितने भी वो ग्रुप्स थे एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार थे और इंशाअल्लाह वो सब मेरे ख़िलाफ़ एक हो गए। सही। सर आपकी बातों से मेरे ज़हन में अभी मुख्तलिफ़ सवालात आ रहे हैं, मैं बारी बारी पूछना चाहूँगा। सर सबसे पहले तो ये बताएं, आपने सर जो वोटिंग इलेक्शन हुई थी आपकी, सर किसी पार्टी से आप अपनी पार्टी का जिक्र किया जी आपने जी सर, बिल्कुल। तो सर कोहाट की आवाम ने या जंगल खेल की आवाम ने आपको क्यों सर आपकी मदद नहीं की? क्या रीज़न थी, किस वजह से आपने सर वो इलेक्शन अब नहीं हुए थे सर? असल में एक जनरल जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, मैं समझता हूँ हमारी जो कम इल्मी और जहालत है, जो तकाज़े बने हुए हैं लीडरशिप के वो यही है कि आपके पास पैसे होने के साथ साथ एक बदमाशी का एलिमेंट होना चाहिए। आप करप्ट एलिमेंट को ख़रीद सकते हो, जो मुझ में वो क्वालिटीज़ नहीं थी। मैं करप्ट लोगों को और करप्शन को सपोर्ट नहीं कर सकता था। हमारे माशरे में जो करप्ट लोग थे, हमारे गांव में जो करप्ट लोग थे, जो एलिमेंट क्रिमिनल्स थे, मैं उनकी ना सपोर्ट कर सकता था और ना मैं करना चाहता हूँ। अगर तो मैं उनकी सपोर्ट लेता तो शायद मुझे कामयाबी हासिल होती, लेकिन मैं उनका सपोर्ट नहीं लेना चाहता था, बल्कि मैं उनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, जिसकी वजह से हमारे गांव में मेरे ख़िलाफ़ तंजीमें बनी। अच्छा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्हीं तंजीमों के लोग मेरे पास आए और कहा कि ये तंजीम आपके ख़िलाफ़ बनी है और लोगों से कस्में उठवाई गई हैं। यानी कुछ तो ऐसे हुआ कि हमारे ख़िलाफ़ यानी तलाक़ तक मामलात पहुँचाए गए कि जिसने ऐसे किए तो उनकी तलाक़ हो गई। अच्छा। उसमें मजहबी एलिमेंट भी शामिल था। तो ये अगर तो मैं भी उनके साथ होता तो मुझे भी कामयाबी हासिल होती, लेकिन मसलन मैं अब कामयाब हो गया हूँ। मतलब आपकी जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो आपको मैं मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। चलिए मैं सर। बहुत खुश हूँ। कम से कम इतना है कि मुझे वो ज़मीर जो है वो मुझे कोसता नहीं है, मुझे मलामत नहीं कर रहा कि मैंने ऐसे किया या ऐसे किया। और दूसरा ये कि मैं अपना काम जारी रखूँगा, अवेयरनेस जो है वो मेरी जारी रहेगी जी। और इंशाल्लाह मेरी मुखालफत भी जारी रहेगी और बढ़ती जा रही है। सही। सर मैंने सुना है कि आपने जंगल खेल को जन्नत खेल का नाम दिया है, जी इसका क्या अल्हम्दुलिल्लाह। रीज़न है? देखिए जन्नत जो है बाग को कहते हैं जी। और बाग में क्या चीज़ें होती हैं, फल होते हैं ना, पानी होता है, चश्मे होते हैं और अच्छे लोग होते हैं। अगर आप जन्नत को भी आप ध्यान में रखें तो आप बताइए इस पूरे रीजन में सबसे अच्छा पानी किस जगह का है? कोहाट का। तो सबसे अच्छा जो अच्छे लोग हैं वो कहाँ से हैं? तालीम याफ्ता लोग वो हैं, हर जगह पे ऐसी चीज़ होती है, लेकिन मैं तो अच्छी चीज़ों को फोकस करता हूँ। तो मेरे लिए अच्छे लोग, अच्छा पानी, अच्छी ज़मीन, अच्छी सब्जी, अच्छा फ्रूट यहीं पे मिल रहा है। सही। तो अगर मैं उसको जन्नत कहूँ तो मेरे ख्याल में नामुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल सर, स्ट्रांगली एग्री विथ यू सर। सर ये बताएं सर कि कोहाट की तारीख़ के बारे में और सर कोहाट की सकाफ़त के बारे में आपका क्या सर ख्याल है? मैंने सुना है कि कोहाट की तारीख़ के बारे में भी आपको कुछ लिखा हुआ भी है। मैंने किताब लिखी थी, शुरुआत तो मैंने अपने गांव से उसका नाम रखा हुआ था, लेकिन वो असल में पूरे कोहाट को कवर कर रही थी। कोहाट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। सिर्फ ये अभी इस्लाम की बात नहीं, इस्लाम तो हमारा जो 1400 साल से है, लेकिन इससे पहले का कोहाट वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोहाट की अपनी तारीख़, कोहाट की सकाफ़त, कोहाट के टैलेंट, कोहाट के वसाइल, कोहाट की नेचुरल रिसोर्सेज, ये तमाम चीज़ें बहुत अहम हैं। इनको मजहबी बुनियाद पर भी, इनको जंगी बुनियाद पर भी और ये जो स्किल्स हैं इसकी बुनियाद पर बड़ी अहमियत है। तो कोहाट को इसलिए मैं कोहाट शरीफ भी कहता था कि ये सरज़मीन औलिया और शुहदा है, क्योंकि एक किताब में मैंने पढ़ा कि यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में औलिया कराम है। यानी आप मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर मुर्शिद थे वो भी कोहाट में मदफन है, कोहाट में तदफीन उसकी हुई है। हज़रत हाजी बहादुर साहब को देखें, हज़रत पीर सैयद उमर शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत आदम बनूर रहमतुल्लाह अलैह को देखें, आप इसके अलावा बड़ी आप देखें गैर मुस्लिमों की, मैं आपको बताऊं कोहाट की तारीख के हवाले से गैर मुस्लिम में देखें आपको जो उस ज़माने में
हिंदुओं की जो वो हिस्ट्री है उसमें भी कोहाट को बड़ी अहमियत हासिल है। अच्छा। सबसे पहले तो जो कोहाट से यहाँ से लोग हिजरत करके गए तो इतने वफादार थे कि वो दिल्ली में जाके जहाँ आबाद हुए उसका नाम भी कोहाट रखा, और उसका नाम है कोहाट इनक्लेव। कोहाट एनक्लेव दिल्ली में भी है? दिल्ली में बहुत बड़ी जगह है कोहाट इनक्लेव, और उस कोहाट इनक्लेव में मेट्रो स्टेशन भी है। अच्छा। और वो सही। बड़ा पोश एरिया है वो। कोहाट के लोग बड़े वफादार लोग हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले, बड़े स्किलफुल लोग हैं, लेकिन लीडरशिप इस वक्त नहीं है हमारे पास। ये बात है सर। अब कोहाट में देखिए, उस जमाने में 5 बड़ी शख्सियत थी हिंदुओं की। एक का नाम था जोगी बड़नाथ, अच्छा। जो भवाना शरीफ कोहाट में जो चश्मे हैं, जी सर। ये कहते हैं कि यहाँ पे वो अपनी तपस्या और वो बैठ के चिल्ला कशी किया उन्होंने, और उसकी वजह से वो जो चश्मे हैं भवाना शरीफ का पानी, उसका नाम अब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में चश्मा बड़नाथ लिखा हुआ। अच्छा। और उसके जो हम असर दूसरा मेरे ख्याल में उसका भाई था, उसका नाम था जोगी लाचीनाथ। ये अच्छा। लाची उसकी है। सही। ये अब किसी को नहीं पता होगा कि लाची का नाम किस वजह से। लाची का नाम है जोगी लाचीनाथ के नाम से। ये भी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं उनके हिंदुओं की उसमें। उसके तीसरे जो हैं भाई थे, उसका नाम था गोरखनाथ। ये कहाँ ये पे है? पेशावर गोर गठड़ी जो है। सही सही सही। ये तो सर बहुत तारीखी जगह है जो हमें अभी हाँ तक पता ही नहीं है कि किसके नाम पे है। हाँ, अब उसकी जो तीसरी और चौथी और पांचवी है, एक जलालाबाद और एक कंधार में है। सही। अफगानिस्तान। हाँ, तो ये कोहाट की जो, अच्छा कोहाट में कुछ स्टेचूज निकले थे कैसे स्टडी बुद्ध, सर? किसके थे सर? वो आसार कदीमा को मिले थे, फिर उस स्मगलिंग की दुनिया में उसकी वीडियोस बनी थी क्योंकि उनके खरीदार बड़े थे। अच्छा। क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट होती है कि वो कानूनी नहीं होती, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी उनके क्लाइंट्स में थे। तो वो जो स्टैचू था उसकी जो बनावट और स्ट्रक्चर थी वो बेसिकली एक फीमेल देवता की बनाई थी, लेकिन उस पर जो काम हुआ था वो दुनिया के आर्टिस्ट देख के बड़े हैरान थे। अच्छा। कि किस किस्म का काम हुआ इसके ऊपर। सही। तो कोहाट इस हवाले से भी और इन्वेंशंस के हवाले से भी कोहाट की बड़ी वो है। यानी आप देखें कोहाटी चप्पल पूरी दुनिया में जो खेड़ियां लोग पहनते हैं कोहाट की इजाद है, और कोहाट में भी लाची की इजाद है। सही। कोहाट के जो पट्टू थे, शॉल, ये उस जमाने में आज से 30-35 साल पहले एक पट्टू अब भी बहुत ही कीमती होते 3-4 हज़ार में, लेकिन ये जो इलाका मैं बता रहा हूँ जन्नत खेल, यहाँ में पट्टू बनता था। उस जमाने में जो लाए होते थे चश्मा जात के साथ और आगे पीछे ये लोग बनाते थे। ये उस जमाने में मैंने एक आदमी से पूछा था 30-35-40 साल पहले, उस जमाने में 1500 का एक शॉल था। अच्छा। सही। लेकिन उस इंडस्ट्री को किसी ने कंसिडर ही नहीं किया। सर आपके साथ ही एक जनरल डिस्कशन हो रही है ना हमारी, एक कि इस एपिसोड में हमारी आपके साथ इंट्रोडक्शन हो गई है और आपकी एक जनरल डिस्कशन हो गई है। सर इंशाल्लाह एक बार फिर एपिसोड होगा आपके साथ, एक नया एपिसोड होगा जिसमें कोहाट की तारीख के बारे में बात होगी। ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। और सर इसके साथ सर मैं अपनी गुफ्तगू को सर हमारे पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेके जाना चाहूँगा। और सर आपको कोहाट की यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं, या हमारी ऑडियंस जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं इस वक्त यही समझता हूँ कि ये एजुकेशन पे काम करें और प्रैक्टिकल एजुकेशन पे काम करें। और प्रैक्टिकल एजुकेशन ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे मैं चाहता हूँ इनसे कई दफ़ा मुझे इनवाइट किया गया वहाँ पे मुतअद्दिद बार, लेकिन इस वक्त जो एजुकेशन की रास्ते में जो कोहाट यूनिवर्सिटी में जिस किस्म की करप्शन चल रही है, अच्छा, मैं अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे कि हम उस करप्शन के खिलाफ खड़े होते हैं, काम करते हैं, कोहाट के नुमाइंदे जाके वहाँ पे 2-3 चौकीदार भर्ती करवा के कहते हैं कि जी हम आपके साथ हैं। एजुकेशन पे फोकस करना है और वो भी बुनियादी एजुकेशन के ऊपर, फिर हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना है। तो मैं यंगस्टर्स को मेरी यही वो है कि वो एजुकेशन पे फोकस करें, कम अज़ कम यूनिवर्सिटी लेवल तक, और कुछ ना करें, यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन पे फोकस करें, तो इनके इतने विंडोज़ खुल जाएंगे कि उन्हें अपनी सिलेक्शन और लाइफ अचीवमेंट के लिए कोई डेस्टिनेशन सेट करने में आसानी होगी। मैं सर आपकी बात से स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे इस जहन में छोटा सा सवाल आ रहा है। जी
سر ہر گلی محلے میں ایم فل کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, ہاں. بی ایس تو ہر گھر میں کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جاب نہیں ہے. کوہاٹ کے بیسک لوگوں سے زیادہ باہر کے لوگ جابس کے مطلب لگے ہوئے ہیں. کوہاٹ یونیورسٹی آپ کے سامنے مثال سب کے سامنے ہے. تو سر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن پہ کام کریں, کیسے سر ایجوکیشن تو ہر محلے میں ہر گلی میں بیٹھے ہوئے لیکن جاب نہیں. دیکھیں ایجوکیشن کا مطلب صرف جاب کرنا نہیں ہے, اچھا, پریکٹیکل ہے. بے روزگاری بھی ہے نا سر. اس میں آپ دیکھیں اگر آپ اب اس میں اب ایک اور چیز پہ ہم آ جاتے ہیں, پھر یہ اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ہم نے ایک لوکل گورنمنٹ میکینزم ڈیولپ کرا کہ اس میں جو مینٹور سسٹم ہے اس کو ہم نے انٹروڈیوس کیا. صحیح. جو آپ کا لیڈر ہے آپ کا گائیڈ ہے, یعنی کوئی بندہ بھی بغیر لیڈر اور مینٹور کے نہ رہے. صحیح. تو وہ مینٹور سسٹم ہم نے گھر سے ڈیولپ کرا کہ سب سے پہلے گھر میں جو ہے جو بنیادی یونٹ ہے اس میں ایک لیڈر ہونا چاہیے, پھر آپ کے خاندان میں ہونا چاہیے, محلے میں ہونا چاہیے, گاؤں میں ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد آپ کی ڈسٹرکٹ میں ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں مل کے آپ کی تمام چیزیں حل کرتی ہیں. اس میں بنیادی چیز جو ہے آپ کی وہ جو ایم اور جو ویژن آبجیکٹیوز ہیں آپ کے اس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے, اور یہ آپ بغیر مینٹور کے نہیں کر سکتے. جو ٹیچر ہے آپ کی اسکول کا وہ صرف آپ کو آپ کے سبجیکٹ تک آپ کے کورسز تک پڑھاتا ہے, اسی تک آپ کو گائیڈ کرتا ہے, جبکہ مینٹور آپ کی پوری زندگی کو کور کرتا ہے. آپ اس سے سائیکولوجیکل جو آپ کے ڈس آرڈرز ہیں یا آپ کے جو آبجیکٹیوز آپ نے ڈیزائن کیا ہوا اس کو ڈیزائن کرنے میں آپ کا مشن, آپ کا ویژن, یہ تمام چیزیں آپ کو پریکٹیکلی وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ میں کیا کوالٹیز ہیں. اور وہ مینٹور آپ کی سوٹ انالیسس کرتا ہے, آپ کی اسٹرینتھس, آپ کی ویکنیسز, آپ کے لیے جو اویلیبل اپرچونیٹیز ہیں وہ, آپ کے لیے جو تھریٹس ہیں, یہ تمام چیزوں کے بعد آپ کو گائیڈ کر کے بناتا ہے اور پھر مارکیٹ میں بھیجتا ہے. تب جب آپ کا اگر مینٹور نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں, چاہے آپ جو بھی ہیں. سر کاش ہم کوہاٹ کے لوگوں کو اس طرح کی مینٹور مل سکتے. ہم نے ایک بنایا تھا, چیزیں بڑی ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہے. ہم نے کوہاٹ کے گائیڈز اینڈ مینٹور گروپ بنایا تھا. اچھا. جو کوہاٹ کے جو سی ایس پی آفیسرز ہیں, کچھ ریٹائرڈ اور کچھ سرونگ, جتنے بھی تھے, ہم نے پہلے ایک 5 آفیسرز کو جمع کرا کہ ہم کوہاٹ کی یوتھ کے لیے اور ان کے فیوچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے, فیوچر پلانس کے لیے, اور ان کی جو پروفیشنل لائف ہے اس کو بنانے کے لیے ہم لوگ کام کریں گے کہ ہم کس طرح ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, آگے لے جا سکتے ہیں. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں ان 5 آفیسر سے زیادہ نہیں بڑھا. اچھا. لیک آف کوآپریشن بڑی اس میں, کچھ ہماری کمزوریاں تھیں اور کچھ جو ہمارے کوہاٹی آفیسرز تھے کچھ ان کی پرابلمز ہیں. کوہاٹ میں اتفاق نہیں ہے سر. نہیں, اتفاق کی بات نہیں ہے. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں. اتفاق کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. صحیح. لیکن پہلے ہمارا تو مقصد یہ ایک نہیں ہے, اتفاق تو بات کی بات ہے. تو ان کے ٹیلنٹ کو ہم نے یوز کرنا ہے. اب تھوڑی سی ان کی طرف سے کمزوریاں, تھوڑی ہماری طرف سے کمزوریاں, تو وہ معاملہ آگے بڑھا نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مینٹور سسٹم ڈیولپ ہو, تو آپ دیکھیے یہ یوتھ کیا کر سکتی ہے. انشاءاللہ. چلے سر, آپ سے مل کر سر بہت اچھا لگا سر. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر, اور آڈینس کے ساتھ آپ کی ایک ایسی پرسونا جو صرف آپ کو صرف دیکھتے تھے وہ آپ کو جاننے کا موقع ملا ان کو سر. تھینک یو ویری مچ سر. انشاءاللہ پھر کہیں نئی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, کوہاٹ کی تاریخ پہ بھی ڈسکشن کریں گے. ضرور. تھینک یو سو مچ سر. ضرور. میں یہ چاہوں گا کہ ہم زیادہ سیشنز کریں اور چھوٹے چھوٹے کریں, ہر ٹاپک پہ ایک سیشن کریں ہم. اس سے یہ ہے کہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا, ہمیں بھی اور لوگوں کو بھی. تھینک یو سو مچ سر, بڑی مہربانی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ سر ہم تھینک یو ویری مچ ملاقات ہوتی رہے گی. ضرور انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. تو ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ تھے ایڈوکیٹ ماجد فلوق صاحب, اور آپ کی پرزور فرمائش پر ان کو ہم نے بلایا تھا یہاں پر. ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, ان کی پرسنالٹی کو آپ کے سامنے ایک فرینڈلی وے میں اور کنسٹرکٹیو وے میں پریزنٹ کیا. اور ابھی یہیں پہ اسی ایپیسوڈ پر ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ انشاءاللہ کوہاٹ کے مختلف مسائل پر جو ہے, تو ابھی ہماری بہت سی ڈسکشن چھوڑ دی ہے اس وجہ سے کہ ہماری ٹائم کا جو ٹائم زون ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور بہت سی ڈسکشن ہماری باقی رہ گئی ہے. تو انشاءاللہ جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے سر کے ساتھ گپ شپ لگے گی تو کوہاٹ کے نئے مسائل پر اور جو پرانی تاریخ ہے اس پر بھی ڈسکشن ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.